आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य में बात कर रहे हैं मलबे का मालिक कहानी की। इस कहानी के कथानक से संबंधित बातचीत अपने पिछली कक्षा में चल रही थी। आज उसी बिंदु पर आगे बढ़ती हुई इस कहानी के कथानक की जो बात है वो आपको बताते हैं। अपने पात्र परिचय से संबंधित जो जानकारी है वो पिछली कक्षा में हुई थी कि इस कहानी का जो सबसे प्रमुख पात्र है वो है आपके अब्दुल गनी मियाँ, दूसरा रखा पहलवान। अन्य पात्रों में अगर बात करें तो लच्छा पहलवान, जो रखा पहलवान है इसका शागिर्द या इसका शिष्य है। फिर मनोरी, ये एक अमृतसर की गली का रहने वाला एक युवक है जो अब्दुल गनी मियाँ से मिलता है और उसके घर की जानकारी इसको देता है। चिरागुद्दीन, जुबेदा, किस्वर और सुल्ताना, ये चार पात्र ऐसे आए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। केवल नाम की दृष्टि से अपनी कहानी में इनको लिया गया है। तो ये जो कहानी है ये भारत विभाजन पर आधारित है। भारत से अन्य जो देश पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान में ये अब्दुल गनी मियाँ अपने अन्य साथी मुसलमानों के साथ चला गया था और दो शहरों की अपने इसमें बात हुई है, एक अमृतसर और दूसरा जो पाकिस्तान का जो शहर है वो है आपके लाहौर। कि लाहौर से अब्दुल गनी मियाँ ठीक 7.5 वर्ष बाद में भारत आते हैं अमृतसर में, क्योंकि देश के विभाजन के 7.5 वर्ष बाद में ये कुछ साथी मुसलमानों के साथ आते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी थी। इसके अलावा ये बताया था कि उस समय जो अमृतसर का जो शहर है वो देश की आज़ादी से पहले, देश के बंटवारे से पहले कितनी वहाँ चहल पहल थी, लेकिन देश के विभाजन होने के बाद में बिल्कुल एक उजड़ा सा शहर हो गया था। वहाँ की गलियाँ सुनी थी, वहाँ की सड़कें सुनी थी, लोगों के चेहरों पर एक उदासी थी, एक मायूसी सब में छाई हुई थी। ये सारी घटना अपने आप ही ये बयां कर रही है कि आज़ादी का जश्न न होकर वहाँ जो विभाजन की जो पीड़ा थी, त्रासदी थी, वो लोगों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है, चाहे वो पाकिस्तान वाले हो चाहे हिंदुस्तान वाले हो। और वही जो पीड़ा है वो आज पीड़ा अपने मलबे के मालिक कहानी में बताई है कि देश के विभाजन की जो त्रासदी है वो किस तरीके से लोगों को अपनों से दूर कर दिया था, कैसे अपनों से बिछुड़ गए थे। दो देशों की जो सीमाएं है ये किस प्रकार से दो हृदयों के बीच में खिंची हुई सीमा रेखा बन चुकी थी। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ तक बात हो गई थी कि अमृतसर शहर का क्या स्थिति है, वहाँ के बाजार कैसे थे, पहले कैसे थे, वर्तमान में कैसे है। वर्तमान का मतलब जब अब्दुल गनी मियाँ पाकिस्तान से वापस भारत आकर उसको देखता है। इसके अलावा ये बता दिया था कि अब्दुल गनी मियाँ ये स्वीकार कर चुका था कि उसका बेटा चिरागुद्दीन, उसकी पुत्र वधू जुबेदा और उसकी दोनों जो पोतियाँ हैं किस्वर और सुल्ताना, उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन फिर भी अपनी जन्मभूमि से लगाव होने के कारण वो लाहौर पाकिस्तान से अमृतसर भारत आया था और वहाँ उसको एक लड़का मनोरी मिला था जो 7.5 साल पहले बहुत छोटा था लेकिन काफ़ी बड़ा हो चुका था। तो अब्दुल गनी मियाँ ने उसको पहचाना और ये मनोरी अब्दुल गनी मियाँ को अपने साथ उस गली में लेकर जा रहा है जहाँ कभी अब्दुल गनी मियाँ का भरा पूरा परिवार था। भरा पूरा परिवार वो छोड़कर गया था, लेकिन आज वहाँ की हालत क्या हो चुकी है ये अब्दुल गनी मियाँ अपनी आंखों से देखता है। तो मनोरी अब्दुल गनी मियाँ को लेकर दूर एक मलबा पड़ा हुआ था उसकी ओर इशारा करके कहता है कि वह देखो गनी मियाँ, वह मलबा कभी तुम्हारा मकान हुआ करता था। उस मलबे को देखते ही गनी मियाँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसने ये तो मान लिया था, पहले स्वीकार कर लिया था कि उसका जो परिवार है वो देश के विभाजन के जो दंगे हुए थे उन दंगों में मारा जा चुका, लेकिन ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसके मकान की हालत इतनी बुरी हो गई है। क्योंकि आपको मैंने कल बताया था कि देश के विभाजन के 6 महीने पहले ही चिरागुद्दीन और अब्दुल गनी मियाँ ने अपना नया मकान बनाया था और उसी मकान को छोड़कर अब्दुल गनी मियाँ पाकिस्तान चला गया और उसका परिवार उसके साथ नहीं गया। उस मलबे को देखते ही अब्दुल गनी मियाँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और एक एक पाँव उस मलबे तक चलने में काफ़ी मुश्किल से उसके उठ रहे हैं। अब उस मलबे के ढेर के पास जाकर वो बैठ जाता है तो देखता है
कि चारों तरफ केवल मिट्टी मिट्टी रेती रेत है। कहीं उस मिट्टी के बीच से झांकती हुई जो ईंटें हैं वो दिखाई दे रही है, जो काली थी लेकिन उसके ऊपर कुछ सफ़ेद सी परत जम गई है। जो पूरी कहानी बिना कुछ कहे ही बयां कर रही है कि उनके जाने के बाद में उनके परिवार पर क्या मुसीबत आई थी और कैसे उनके मकान को जो है गिरा दिया गया था। अब ये चीज़ देखकर अब्दुल गनी मियाँ और मनोरी को देखकर उनके मोहल्ले के जो अन्य लोग जो पहले एक मुसलमान को देखकर डर गए थे, सब अपने घरों से झांकने लगते हैं। तो सब अब्दुल गनी मियाँ को पहचान जाते हैं। वैसे उसकी दाढ़ी पहले से काफ़ी सफ़ेद हो गई थी, चेहरे पर भी काफ़ी झुर्रियाँ पड़ गई थी, लेकिन फिर भी पहचानने में उनको देर नहीं हुई। सोचने लगे कि आज ज़रूर कुछ अनहोनी घटना होने वाली है। सब देख रहे थे कि किस प्रकार से रखा पहलवान ने अब्दुल गनी मियाँ के परिवार को मारा था, और आज शायद मनोरी उसको सारी घटना बता देगा। तो बताने पर निश्चित रूप से दोनों के बीच में विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये अब्दुल गनी मियाँ उस मलबे के पास जाकर बैठ जाता है तो देखता है कि उसके घर का जो दरवाज़ा है उसकी एक चौखट जो अधजली आज भी ज्यों की त्यों खड़ी थी, उस चौखट का सहारा लेकर वो बैठता है। तो जैसे ही उसका सिर और हाथ उस चौखट के लगता है, उसमें से कुछ बुरादा, लकड़ी का जो बुरादा है उसके सिर पर और नीचे गिरने लगता है। अब्दुल गनी मियाँ कहता है कि एक ही ये चौखट बची है, बाकी मेरे मकान में से देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, केवल एक मलबे का ढेर मुझे दिखाई दे रहा है। वहाँ की मिट्टी को अपने नाखूनों से खोद खोद कर अब्दुल गनी मियाँ अपने सिर पर डाल रहा है और अपने बेटे को पुकार रहा है, हाय चिराग दिन तुम कहाँ चले गए? तुम भी मेरे साथ अगर पाकिस्तान चलते तो आज मेरे साथ होते, और मैं तुम्हें छोड़कर क्यों गया? और अपनी दोनों पोतियों को याद करता है, किस्वर और सुल्ताना को, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, अपना विलाप करने लगता है। उस समय जो मोहल्ले के लोग हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ठीक आज से 7.5 वर्ष पहले अब्दुल गनी मियाँ के जाने के बाद उसके घर में क्या घटनाक्रम हुआ था। तो लोग आपस में चर्चा करते हैं कि एक शाम को चिराग दिन अपने मकान के ऊपर के कमरे में खाना खाने बैठा था। उसने केवल एक ग्रास तोड़ा था कि नीचे से रखा पहलवान ने उसको आवाज़ दी, क्योंकि रखा पहलवान और चिराग दिन बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो जैसे ही रखा पहलवान ने चिराग दिन को आवाज़ दी, चिराग अपनी थाली में वो ग्रास या कोड़ छोड़कर तुरंत नीचे आ गया। नीचे आते ही रखा पहलवान ने उसकी कमीज़ की कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपने पैरों से उसको दबाकर एक हाथ में जो है छुरा लेकर मारने लगा। तो उस हाथ को पकड़कर चिराग दिन कहने लगा कि रखा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लेकिन उसी समय रखा ने अपनी शागिर्द से, और शागिर्द का अर्थ कल भी आपको मैंने बताया था कि शागिर्द का अर्थ है इसमें शिष्य। तो इस रखा पहलवान का एक जो शिष्य है उसने चिराग दिन के हाथ को पकड़ लिया, जो जद्दोजहद कर रहा था कि किसी प्रकार से अपने प्राण बचाना चाहता था, उसको पकड़ करे। और उसी समय जो रखा पहलवान है चिराग दिन को गालियां देते हुए कि तुझे पाकिस्तान चाहिए, मैं तुझे पाकिस्तान देता हूं, और उस छुरी से चिराग दिन की हत्या कर देता है। और ऊपर से उसकी पत्नी जुबेदा, किस्वर और सुल्ताना जोर जोर से चिल्लाते हुए आते हैं। लेकिन तब तक जो चिराग दिन है उसको पाकिस्तान मिल चुका था, और उसके बाद में काफ़ी देर तक जुबेदा, किस्वर और सुल्ताना के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। मोहल्ले वाले इस पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, गवाह थे, लेकिन उन्होंने इस घटना से अपने आप को अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके मुक्त कर लिया। ऐसा लगने लगा कि जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि उस समय जो पहलवान है रखा पहलवान, इसका बहुत अधिक दबदबा था उस मोहल्ले में, उस गली में।
और रखा जो है उस मोहल्ले या गली का बादशाह हुआ करता था। यहाँ तक कि हिंदुओं में भी इसका काफ़ी वर्चस्व था। चिरागदीन तो बेचारा मुसलमान था। अब उसके बाद में रखा पहलवान ने जुबेदा, किस्वर और सुल्ताना को भी पाकिस्तान दे दिया, लेकिन दूसरे तरीके से। उनकी जो लाशें हैं दूसरे दिन चिरागदीन के मकान के पास नहीं मिलकर एक नहर में पानी में बहती हुई दिखाई थी। इस प्रकार से रखा पहलवान और उसके जो साथी थे उन्होंने निर्दोष चिरागदीन और उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना मोहल्ले के सभी लोग जानते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि वो रखा पहलवान का विरोध करे। अब भी ये जो रखा पहलवान है, इसकी बुरी नज़र थी चिरागदीन के मकान पर, क्योंकि उसने बहुत अच्छा मकान बनाया था। तो रखा पहलवान ने सोचा कि इन सबको मारकर इस मकान का मालिक मैं बन जाऊं। और उस मकान को शुद्ध करवाने के लिए रखा पहलवान ने हवन सामग्री भी मंगवा रखी थी। और 2 दिन तक चिरागदीन का जो मकान था, उसकी घरेलू जितनी भी जो वस्तुएं थी उनको खूब लूटा गया। यहाँ तक कि लोहे की और लकड़ी की कोई भी चीज़ वहाँ नहीं बची थी। घरेलू जितना भी सामान था सब लोग वहाँ से चुरा कर ले गए। अब किसी ने उस घर में रात के समय आग लगा दी। तो उस दिन रखा पहलवान ने सौगंध खाई कि जिसने चिरागदीन के घर को आग लगाई है, जब तक मैं उसके प्राण नहीं लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब जब घर के आग लगा दी, पूरा घर जल गया और जो दीवारें वगैरह है वो पूरी गिरकर एक मलबे में तब्दील हो गई थी। तब से आज तक अर्थात इन 7.5 वर्षों में जो रखा पहलवान है उसी मलबे को अपना समझता है और स्वयं को उस मलबे का मालिक मानता है। यहाँ तक कि किसी को गाय भैंस भी उस मलबे पर बांधने नहीं देता है। और सब लोग उस पहलवान से डरते हैं, इसलिए डर के मारे वहाँ कोई अपना दावा भी प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अब असल में जो उस मकान का जो मलबा है वो न तो रखा पहलवान का रहा है न अब्दुल गनी मियाँ का है, बल्कि वो तो सरकारी ज़मीन में तब्दील हो चुका है। लेकिन रखा पहलवान आज भी उस मलबे को, उस ज़मीन को अपना ही समझता है। ये सारी बातें जो मोहल्ले के जो लोग हैं वो आपस में अब्दुल गनी मियाँ को देखकर कर रहे हैं कि ये जो घटनाक्रम 7.5 वर्ष पहले हुआ था आज निश्चित रूप से उजागर होगा और हो सकता है कि दोनों के बीच में विवाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, गाली गलौच भी होने लगे। लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब जो रखा पहलवान है उसमें वो पहले वाली हिम्मत नहीं रही है। लोग पहले बहुत ज़्यादा इससे डरते थे, लेकिन अब ये अब्दुल गनी मियाँ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो खिड़कियों से जो चर्चा है चहे में गोइया है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी और सब सोच रहे हैं कि मनोरी ने सारी बात अब्दुल गनी मियाँ को बता दी होगी कि किस प्रकार से रखा पहलवान और उसके साथी अन्य पहलवानों ने अब्दुल गनी मियाँ के परिवार को मारा और उसके मकान की ये दुर्दशा की। लेकिन मनोरी ने अब्दुल गनी मियाँ को ये घटना बिल्कुल भी नहीं बताई, क्योंकि मनोरी रखा पहलवान से डरता था कि अब्दुल गनी मियाँ तो चला जाएगा और रखा पहलवान मुझे भी चिराग के सम्मान मार देगा। तो इस तरीके से अब भी जो रखा पहलवान है ये उस मलबे से दूर एक कुआं था, उस कुएं के पास से अपने पीपल का पेड़ था जिसका सहारा लेकर वहीं बैठा हुआ था और कुएं की सिल पर वो बैठा हुआ था। तब लच्छा पहलवान ने उसको जाकर कहा कि पाकिस्तान से गनी आया है। गनी का नाम सुनते ही रखा पहलवान कुछ डर जाता है, लेकिन कहता है कि आया होगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब दोनों वहीं बैठे बैठे आपस में कुछ सोच रहे हैं। तभी रखा पहलवान अपने शिष्य या लच्छे पहलवान से कहता है कि तुम चिलम सुलगाओ, और दोनों आपस में चिलम पीने लगते हैं। मनोरी वहाँ से अब्दुल गनी मियाँ को सहारा देकर इसको पकड़कर ले जाता है, लेकिन दूर जब रखा पहलवान दिखाई दिया तो अब्दुल गनी मियाँ रखा पहलवान से मिले बिना कैसे जाए उसके पास जाना चाहते हैं। जैसे ही अब्दुल गनी मियाँ रखा पहलवान के पास जाते हैं, मोहल्ले में जो चर्चाएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती है
कि ज़रूर अब दोनों के बीच में विवाद बढ़ेगा। ऐसी चर्चा हो रही थी। अब ये अब्दुल गनी मियाँ उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं जहां पर आधा लेटा हुआ था रखा पहलवान, और दोनों जो पहलवान है लच्छा और रखा ये आपस में चिलम पी रहे थे। अब इस कहानी की आगे की जो बात है वो हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे।